हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के कुछ मेमोरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारे जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक्स आपके जो एग्जाम हुआ था आपका अक्टूबर नवंबर 2023 उसमें ये सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। तो हमारा जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था अक्टूबर नवंबर 2023 में, तो जो न्यूमेरिकल्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो सारे ही टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये वीडियो स्पेशली आपका न्यूमेरिकल होगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके मेमोरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स के ऊपर होंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला ये क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। इनका कलर चेंज कर लिया रेडिंग। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। क्वेश्चन था अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो एक कंपनी का आपको डेटा दिया गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कंपनी का डेटा कि कितना उसने प्रॉफिट कमाया, कितना उसका रेवेन्यू है, कितना उसने खर्चा किया, कितना उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस पड़ा। तो वो सारी चीज़ों को ऑपरेटिंग जो है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया जाता है। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डेटा हमें दिया गया? रेवेन्यू मतलब कितने किसने कमाई की। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कितने जो भी उसने गुड सोल्ड किया उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब कुछ लागत कंपनी को खुद अपनी देनी पड़ी होगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज बनाई है 10 रुपए की और उसको आप 20 रुपए में बेच रहे हो, तो 10 रुपए आपकी लागत बन गई। ठीक है, तो वही आपकी लागत को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि जो गुड्स बिके हैं उसकी कॉस्ट कितनी, वो खर्चा आपको खुद कितने में पड़ा। ठीक है, अगला आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। छोटे मोटे और भी खर्चे, जैसे कि इसको वेजेस पे करना, छोटा मोटा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे और भी होते हैं। तो वो सारा ही जो है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। मतलब ये आपके ऑपरेशन के लिए, आपकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं छोटे मोटे खर्चे, तो वो सारा ही आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपको छोटा सा ही फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब आपका कितना रेवेन्यू हुआ, कितने का आपने कमाई की, उसमें से जो भी आपके खर्चे हैं, कौन कौन से खर्चे हैं। खर्चे हमारे दो तरह के खर्चे हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने में हमने गुड्स बेचे, वो हमें उसकी लागत कितने की पड़ी, जो उसकी कॉस्ट है वो कितने की पड़ी, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, वो हमारा बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे हम लोग 7th 8th में पढ़ते थे ना, प्रॉफिट का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कि कितने का हमने सेल किया और कितने की कॉस्ट आई, तो माइनस करते थे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या मिलता था? प्रॉफिट मिलता था। तो सेम ऐसे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा? आपका सेलिंग प्राइस मतलब कितने का सेल किया, वो आपकी हो जाएगी रेवेन्यू। कॉस्ट प्राइस मतलब आपके खर्चे कहाँ का हुआ। तो दो खर्चे हमारे, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें खुद कितने की पड़ी। ठीक है, सेकेंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सारा काम अपने आप नहीं हुआ होगा, हमने कुछ लोगों को रखा होगा, सैलरी पे की होगी। ठीक है, कुछ वर्कर्स को हमने वेजेस दिए होंगे, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। फिर जो वैल्यू बचेगी वो होगी हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आपको अपने रेवेन्यू में से क्या क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी, माइनस उन्होंने बाहर लगा दिया ब्रैकेट करके, यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, तो रेवेन्यू कितने की हुई है? 5 लाख के हमारा रेवेन्यू हुई है। इस 5 लाख में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? जो जो हमारे खर्चे हुए। तो एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000 का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 लाख का है। 2,50,000 प्लस 1 लाख, टोटल खर्चा हमारा 3,50,000 का है। तो इस 5 लाख में से हम लोग क्या करेंगे? 3,50,000 को हम लोग कर देंगे माइनस। ठीक है, सेम वही क्या, 5 लाख में से जो हमारे खर्चे हुए इसको एक तरह से अपना सेलिंग प्राइस बोल लीजिए और इसको अपना एक तरह से कॉस्ट प्राइस बोल लीजिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला भी याद करके जाने का जरूरत नहीं है। जो आप लोगों ने 7th 8th में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके फॉर्मूला याद किया, तो वही यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, तो रेवेन्यू मतलब कितने का हमने सेल किया, कितने का हमने सामान बेचा, 5 लाख का बेचा और कितने का हमने खर्चा लगाया, तो 2.5 लाख का तो हमने जो कॉस्ट था उसके ऊपर लगाया और 1 लाख हमारे अदर छोटे मोटे खर्चे जिनको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल रहे हैं। तो 2.5 लाख प्लस 1 लाख हो गया आपका 3.5 लाख। तो 5 लाख में से 3.5 लाख को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,50,000। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये आपका 1 नंबर का पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस टॉपिक में से भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट और एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 3 तरह की रिटर्न होती है। तो तीनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और तीनों के ऊपर मैंने आपके एक न्यूमेरिकल्स रखे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी है, उसका नाम है XYZ। तो कंपनी XYZ हैज ए नेट इनकम ऑफ 3 लाख। तो कंपनी की नेट इनकम कितनी है? 3 लाख रुपए है। और कंपनी का जो शेयर होल्डर का इक्विटी वर्थ है, अब शेयर होल्डर इक्विटी वर्थ का मतलब क्या हुआ? ये है यहाँ पे कितना दिया है? 1,50,00,000 दिया ना। ठीक है, 150 लाख बोल लीजिए या 1,50,00,000 लाख। तो हमें इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बताना है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हमें इसका मतलब मालूम होना चाहिए
इक्विटी का मतलब क्या होता है, और हमें मालूम होना चाहिए नेट इनकम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब क्या है देख लीजिए। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किया, शेयर्स इशू किए। मान लीजिए 1,000 रुपए के 1,000 शेयर्स इशू किए इस बड़ी कंपनी ने। मान लीजिए इस XYZ ने ही ऐसा किया। सो XYZ कंपनी ने 1,000 शेयर्स इशू किए, और मान लीजिए एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज, एक शेयर 100 रुपीज में दिया है। तो 1,000 शेयर्स का प्राइस कितना हो जाएगा, इस कंपनी ने 1,000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर की जो कीमत है वो है आपकी 100 रुपीज। सो हमारे पास अगर 1,000 शेयर्स है तो 1,000 शेयर्स की कीमत हो जाएगी 1,00,000 रुपीज। तो ये जो 1,00,000 रुपीज हमारे पास आए हैं वही हमारी इक्विटी वर्थ, मतलब जो शेयर होल्डर ने इक्विटी रखी है, शेयर्स रखे, उसकी वर्थ, उसकी कीमत कितनी है, तो उसकी कीमत है 1,00,000 रुपए। ऐसे नेट इनकम, कितनी कमाई की है आपकी, कितनी इनकम अर्न की है, नेट इनकम कितनी, मतलब टोटल इनकम कितनी थी, उसमें से जो भी आपके एक्सपेंसेस खर्चे थे उसको माइनस कर दिया, तो जो हमारी नेट इनकम बची वो 3,00,000 रुपए की। और शेयर होल्डर का जो वैल्यू है, जो शेयर होल्डर का जो वर्थ है इक्विटी का, वो है 1,00,000, यह है 1,50,00,000 का। सो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कैलकुलेट करना है इस XYZ कंपनी के लिए। सो रिटर्न ऑन इक्विटी का एक फॉर्मूला है, वो हमें याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम, मतलब हमने कितनी इनकम अर्न की है डिवाइडेड बाय हमारा जो इक्विटी है, शेयर होल्डर इक्विटी, उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो शेयर होल्डर इक्विटी का वैल्यू कितना है उसको हमें नेट इनकम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो XYZ की नेट इनकम कितनी है, वो है 3,00,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,00,000 रुपीज। और इक्विटी, जो शेयर होल्डर इक्विटी है, उसका वैल्यू कितना है, वो है 1,50,00,000। ये हो जाएगा 1,50,00,000 इंटू 100। तो अब हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेटर लेके इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं। सो कैलकुलेटर में हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। 3 lakhs डिवाइडेड बाय 1,50,00,000। ठीक है, 1,50,00,000। सो ये आएगी वैल्यू हमारे पास 0.02। ठीक है, चाहे तो अगर हम इसको चाहे तो 0.02 बोल सकते हैं, या अगर हमें पर्सन में दिखाना तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2%। तो आप किसी भी टर्म में इसको दिखा सकते हैं, या तो ये 0.02 बोल लीजिए, या 2% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। मतलब जितना भी इक्विटी है उसमें रिटर्न जो है हमें कितने का मिला है, वो 2% का या 0.02 का जो है रिटर्न यहाँ पे मिला है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का आपको फॉर्मूला याद करना है कि इक्विटी की वैल्यू कितनी है और नेट इनकम कितनी है। तो नेट इनकम को अगर आप अपनी इक्विटी से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन आपका रिटर्न ऑन असेट्स को लेके। ठीक है, एक कंपनी है XYZ, उसकी नेट इनकम कितनी है, वो है 5,00,000। तो 5,00,000 की उस कंपनी की नेट इनकम है। सो अगर कोई हमसे पूछता है कि नेट इनकम क्या है, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो आपका रेवेन्यू कितना हुआ है। ठीक है, कोई भी कंपनी, उसमें कितने की सेल्स की, कितने का रेवेन्यू हुआ है, उस रेवेन्यू में से अगर हम लोग उसका कितना खर्चा हुआ है कंपनी का, ठीक है, जो भी एक्सपेंस है, या कुछ इंटरेस्ट की पेमेंट किए, कोई लोन लिया था तो इंटरेस्ट पेमेंट किया, या कुछ भी टैक्स पे किया, तो वो सारा कुछ हम अपने टोटल रेवेन्यू में से माइनस करेंगे। उसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी उसी को हम लोग बोलते हैं आपकी नेट इनकम। ठीक है, यानी जो भी आपकी ग्रॉस इनकम है उसमें से जो भी आपकी डिडक्शन है, टैक्सेस है, सब कुछ आप लोग माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर आप अपना सारा कुछ माइनस करेंगे, मतलब ये आपकी लास्ट इनकम बची। जैसे आप लोगों की सैलरी होती है ना, इन हैंड सैलरी, आपकी क्या होती है, इन हैंड सैलरी, तो उसको आप इक्विवेलेंट मान सकते हो कंपनी के हिसाब से, वो उनकी नेट इनकम है। इन हैंड सैलरी कौन सी, मतलब ये वो सैलरी है जिसको आप खर्च कर सकते हो। इन हैंड सैलरी में से आप अपना रेंट पे करना, स्कूल की फीस देना, जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे हैं, EMI, सारा कुछ आप अपनी इन हैंड सैलरी में से करते हैं ना। तो सेम अगर आप कंपनी की टर्म में ले जाओ तो वो कंपनी के लिए नेट इनकम होती है। मतलब ये वो इनकम है जिसको कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। मान लीजिए कुछ भी टोटल रेवेन्यू हुआ, उसमें से जो भी खर्चे सब माइनस कर दिया। ठीक है, फिर जो भी डिडक्शन है, जो भी माइनस करना है, सारा कुछ माइनस कर दिया, तो लास्ट में जो कंपनी का बचेगा पैसा, वो होगी उसकी नेट इनकम। मतलब अब ये उनकी फाइनल कमाई है कंपनी की। ठीक है, तो अब हम क्या, जैसे कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास बस दो ही काम है, वो खुद ही दुकान का मालिक है, उसने किसी को नहीं रखा। ठीक है, कोई यार उसका खर्चा नहीं होता, तो उसने जितने की भी सेल्स की है, जितना भी उसने कमाया है, उसमें से वो क्या करेगा, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी। ठीक है, उसमें से जो भी उसके खर्चे आ गए, मान लीजिए दुकान का बिल है, दुकान का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो सारे खर्चे माइनस करके फाइनल में जो उसकी कंज्यूमेबल इनकम है, मतलब जिसको वो यूज कर सकता है अपने लिए, तो वो हो जाती है उसकी नेट इनकम। ठीक है, तो नेट इनकम का जो कंसेप्ट आपको आइडिया इसमें लग गया होगा। तो इस कंपनी की 5,00,000 की नेट इनकम है, मतलब ये फाइनल इनकम है। जैसे आपकी इन हैंड सैलरी है ना, जिसको आप खर्च कर सकते हो, ऐसे ये कंपनी की इन हैंड सैलरी ऐसे मान सकते हैं। इसका जो असेट है, असेट की कीमत कितनी है, ये होगी आपकी 2 करोड़। ठीक है, असेट की वैल्यू है 2 करोड़। अब असेट क्या होता है, असेट मान लीजिए ये जो कंपनी है इसके नाम पे कोई जमीन है,
कोई फैक्ट्री है, इसके पास मशीनरी, तो सभी को जोड़ के उसकी जो कीमत है वो उसकी असेट बताता है। अब जैसे मैं आपका एग्जांपल लूँ, मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो असेट मतलब हमारे पास मान लीजिए कोई घर है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू मान लीजिए 30 लाख रुपए। फिर आपके पास कुछ ज्वेलरी है, उसकी वैल्यू मान लीजिए 5 लाख रुपए। आपके पास एक कार है, उसकी वैल्यू मान लीजिए 3 लाख रुपए। एक स्कूटी है, उसकी वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपए। तो सबको आप जोड़ दीजिए, इन सभी असेट्स के आप मालिक है, इन सबका जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी टोटल असेट वर्थ। ठीक है, तो टोटल जो असेट है उसकी कीमत कितनी है। जैसे अगर मैं इस केस में लूँ, जो हमने एग्जांपल लिया, 30 5 35 3 38 39, तो 39 लाख की असेट है इस पर्सन की, जिसके पास 30 लाख का मकान है, ये उसके नाम पे है। और अगर ये 30 लाख का मकान उसके खुद के नाम पे है, अगर मान लीजिए इस 30 लाख के मकान में से उसने 20 लाख का लोन लिया, तो वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेट असेट कैसे आएगा, असेट माइनस लायबिलिटीज। चलिए, इस टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में हम नहीं चाहते। तो टोटल असेट मतलब जो भी कंपनी के असेट्स है उसको टोटल वैल्यू है 2 करोड़ रुपए। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन असेट। तो अब हमें जानना है कि रिटर्न ऑन असेट्स कितना है इस XYZ कंपनी के लिए। तो जैसा आप लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए एक फॉर्मूला याद किया था, तो सेम ऐसे रिटर्न ऑन असेट के लिए भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट। ये फॉर्मूला बिल्कुल इक्विटी जैसा है। इक्विटी वाला फॉर्मूला क्या था, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या था, नेट इनकम बाय शेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न ऑन असेट का फॉर्मूला क्या है, कितना नेट इनकम है बाय असेट। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। जैसे आपने रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए कहा था कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है, सेम रिटर्न ऑन असेट का भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट। असेट का वैल्यू कितना है, सिंपल सा फॉर्मूला एक जैसा। अगर इक्विटी बोलेगा तो यहाँ पे टोटल इक्विटी लेना है, असेट बोलेगा तो यहाँ पे टोटल असेट लेना, और ऊपर सेम है, नेट इनकम नेट इनकम। ऐसे एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, वो भी कुछ इसी तरीके का है, वो थोड़ी देर में भी हम देखेंगे। तो हमें करना क्या है, रिटर्न ऑन असेट के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे बोला था नेट इनकम, नेट इनकम कितनी है, वो है 5 लाख। तो हम क्या करेंगे, नेट इनकम को किससे डिवाइड करेंगे, नेट इनकम को हम डिवाइड करेंगे टोटल असेट से। टोटल असेट की जो वर्थ है उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टोटल असेट की वर्थ कितनी है, 2 करोड़। हम लोग 5 लाख को 2 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रिटर्न ऑन एसेट। ठीक है, इसको चलिए हम कैलकुलेटर की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, 5 लाख को डिवाइड करना है किससे, 2 करोड़ से। ये कितना है, 0.025। या इसको अगर हम परसेंट में लाना चाहें तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2.5%। तो हमारा रिटर्न ऑन असेट कितना आ गया, 0.025। या अगर हम इसको परसेंट के टर्म में बोलना चाहे तो ये हो जाएगा 2.5%। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, 5 लाख को हमने उससे डिवाइड किया है और वो वैल्यू हमें यहाँ से सिंपल सी मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। कब पूछा गया था, आपका एग्जाम हुआ था ना अक्टूबर नवंबर में, तब पूछा गया था। नेक्स्ट, कंपनी XYZ हैज ए नेट इनकम। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट ये भी आपका रिटर्न ऑन असेट्स के ऊपर ही है। आई थिंक ये रिपीट होगी स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, सपोज यू इन्वेस्ट 1 लाख इन अ प्रोजेक्ट। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए खर्च किए, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर के पूरे होने पे द प्रोजेक्ट जनरेट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो आपने 1 लाख रुपए खर्च किए और ईयर एंड में आपको जो प्रॉफिट मिला वो मिला 20,000 रुपए का। तो आपको बताना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने जो इन्वेस्ट किया। अब ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 10,000 है और आपने 10,000 से एक अपनी छोटी दुकान खोल ली, तो ये जो आपने 10,000 रुपए लगाए इसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने अपना पैसा यहाँ पे लगाया है, वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने मान लीजिए कहीं पे प्लॉट ले लिया कि फ्यूचर में यहाँ पर रेट्स बढ़ेंगे तो मुझे फायदा होगा, तो वो हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पे हम अपने पैसे को लगाए किसी पर्पस के लिए। ठीक है, तो सेम ऐसे आपने 10,000 रुपए से, मान लीजिए अज्यूम कीजिए 10,000 रुपए से आपने एक दुकान खोली, तो ये 10,000 हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट। और आपको दुकान से मान लीजिए 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया आपका 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये हो जाएगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये बताता है कि हमने जो पैसा लगाया उस पर हमें रिटर्न कितनी मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं हम घाटे में तो नहीं गए, या फिर हमें फायदा हुआ है नहीं हुआ है। तो वो देखने के लिए हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना रहता है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। कब, आपका अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम हुआ था ना, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे, क्या है इसका फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट भी क्या होता है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस मतलब टोटल प्रॉफिट, उसमें से जो डिडक्शन है टैक्स से सब माइनस करते हैं, तो लास्ट में बचता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में से। अगर अपने टैक्स और डिडक्शन को माइनस करते हैं तो हमारे को बचता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या बचता है हमारा, नेट प्रॉफिट। तो सेम वैसे यहाँ पे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है कि हमारे को प्रॉफिट कितने का हुआ है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
हमने इन्वेस्टमेंट कितने की मतलब हमने खुद अपनी पॉकेट से कितना लगाया, तो हमने इन्वेस्टमेंट कितने की और उसमें से हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे हमें मिलेगा नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इस केस में कंपनी ने कितने लगाए थे, कंपनी ने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपए, तो जो इन्वेस्टमेंट है इसके बदले हम लोग लिख देंगे नीचे 1 लाख रुपए। हमें देखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट उसको कितना हुआ, तो कंपनी को एंड में प्रॉफिट हुआ कितने का, 20,000 का उसको नेट प्रॉफिट हुआ, तो नेट प्रॉफिट के बदले हम लिख देंगे यहाँ पे 20,000 रुपए। हमें उसका रिटर्न निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। चलिए अब हम कैलकुलेटर ले लेते हैं और इस वाले को हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, 20,000 पहले लिखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपए, ये जो वैल्यू आएगी इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो आ जाएगा 20%। तो ये जो 20% आया ये है मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी मुझे जो भी मैंने अपना पैसा लगाया मुझे वहाँ पे 20% की रिटर्न मिली है। ठीक है, तो वही होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तीनों ही टॉपिक के ऊपर आपके नंबरकस पूछे गए थे और क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, एक एक नंबर के, तो डेफिनेटली आप इस नंबरकस को देख के जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने रखा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा ही अलग है बट फॉर्मूला आपका जो है सेम रहेगा। कंसिडर यू इन्वेस्टेड 5 lakhs इन ए बिजनेस। एज्यूम कर लीजिए आप लोगों ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, बिजनेस वेंचर मतलब कोई बिजनेस आप कर रहे हैं। एंड आफ्टर ए ईयर, 1 साल के बाद, द वेंचर अर्नड ए टोटल रेवेन्यू ऑफ 7 लाख। आपको जो है 7 लाख का अर्निंग हुआ। आपने कितने लगाए, 5 लाख लगाए, लेकिन आपकी कमाई कितने की हुई, 7 लाख की हुई। वाइल इनकरिंग एक्सपेंस ऑफ 2,50,000, आपको खर्चे भी हुए, कितने के खर्चे हुए, 2,50,000 के हुए। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि हमें कितनी रिटर्न मिली अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, वही वाला फॉर्मूला हमें यहाँ भी इस्तेमाल करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट हमने कितने की मतलब हमें प्रॉफिट कितने का हुआ नेट प्रॉफिट, और हमने खुद अपना कितना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट कितने की मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, हमने कितने इन्वेस्ट किए, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके बदले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 5 लाख रुपए। ठीक है, अब हमें जानना होगा नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है, वो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया। इससे पहले का जो हमने क्वेश्चंस किया था ना, वहां पे तो साफ नेट प्रॉफिट लिखा था। देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये वाला हमने किया था ना, तो यहाँ पे लिखा था कि इसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20,000 का, इससे पहले जो हमने किया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नेट प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला रेवेन्यू इतने की थी और एक्सपेंस इतने के हुए, तो हमें प्रॉफिट खुद से कैलकुलेट करना होगा। तो हमें मालूम है कि प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट के लिए आप लोग वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेवेन्यू मतलब कितने का हमने अर्न किया, कॉस्ट मतलब कितने का हमने खर्चे किए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रेवेन्यू कितने की हुई है, वो हुई है 7 लाख रुपए की। एक्सपेंसेस कितने के हैं, एक्सपेंसेस है 2,50,000 के। तो जब आप लोग 7 लाख में से 2,50,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 4,50,000, यानी 4.5 लाख हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो हमें चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो हमने देखा था कि यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इन्वेस्ट किया उसने 5 लाख रुपए, तो इन्वेस्टमेंट में तो बहुत ईजी, हम लोग सीधे 5 लाख पुट करेंगे। नेट प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया था, हमने कैलकुलेट किया, कैसे निकालते नेट प्रॉफिट, कितना हमने रेवेन्यू किया, कितना सेल्स किया, माइनस कितनी कॉस्ट पड़ी। तो साफ साफ हमें रेवेन्यू का वैल्यू दिया है, कॉस्ट मतलब कितने खर्चा है वो भी साफ साफ दिया हुआ है। तो 7 लाख में से आप लोग 2,50,000 को माइनस कीजिए, तो 7 में से 2.5 जाएगा तो ये बचेगा 4.5, यानी 4,50,000 हमारी क्या है, वो है हमारी नेट प्रॉफिट। तो हम नेट प्रॉफिट के बदले लिख देंगे 4,50,000। ठीक है, सेम इन्होंने यहाँ पे वही किया हुआ है, जो नेट प्रॉफिट है उसके बदले लिखा है 4,50,000, जो इन्वेस्टमेंट है उसके बदले लिखा है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये जो रिटर्न है ना, ये हमें परसेंट की टर्म में, कि जैसे बोलते हैं मुझे 10% रिटर्न मिला, मुझे 20%, तो जनरली आपको परसेंट की टर्म में देना होता है, तो इसीलिए जो है 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, चलिए हम अपना कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, 4,50,000 में को हमें डिवाइड करना है 5 लाख से, और उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 4,50,000 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 लाख से। ठीक है, जो भी वैल्यू आई है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये मिला हमें 90%, कितना मिला, 90%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया यहाँ पर हमारा, 90%। तो यही आंसर हमारा, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 90%। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व इसमें हो गया। तो अगर सीधे दिया तो हम सीधे प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं दिया तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, फिर हमारे को प्रॉफिट मिलेगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इस टॉपिक के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, व्हाट इज रूल ऑफ 72, 115 एंड 144। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है। मान लीजिए आप जो पैसे को
इन्वेस्ट करते हैं तो कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो वो बताता है रूल ऑफ 72। कितने टाइम्स में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, जिसको आप ट्रिपल बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 गुना कितना टाइम में हो जाएगा, वो बताता है आपका 115, रूल ऑफ 115। तीसरा रूल है रूल ऑफ 144, ये बताता है कि क्वाड्रपल यानी कितने टाइम में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा, तो वो बताता है रूल ऑफ 144। तो ये रूल ऑफ 72, 115, 144 ये क्या बताता है, ये बताता है, बी इसका आंसर रहेगा, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर मनी टू डबल ट्रिपल एंड क्वाड्रपल। तो कितने साल्स में, ये नंबर ऑफ ईयर बताता है कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा या क्वाड्रपल हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब डबल के लिए रूल ऑफ 72, ट्रिपल के लिए रूल ऑफ 115 और क्वाड्रपल के लिए रूल ऑफ 144, ठीक है। इसके ऊपर आपका नंबर यहाँ पे पूछा गया था। तो चलिए इसके एक एक नंबर कर लेते हैं, एक एक नंबर का, एक नंबर या आधे नंबर का, ज्यादा इसको नहीं पूछेंगे, ठीक है। देखिए, इफ यू बोरो $1000, डॉलर मान लीजिए, रुपीज मान लीजिए आपने 1000 रुपये या डॉलर है इसको जो है बोरो किया, किसी से उधार लिया एट 6% इंटरेस्ट रेट, 6% इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर योर डेट टू डबल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 72। तो बोल रहा है कितने साल में आपका जो पैसा है, जो आपने ये लोन लिया, उधार लिया है, तो ये जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम रूल ऑफ 72 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने ये लिखा होता कि इसको ये लाइन मान लीजिए नहीं होती है, जो 3-4 वर्ड से ये नहीं होते, तब भी हमें रूल ऑफ 72 ही इस्तेमाल करना है। ये हमें मालूम होना चाहिए, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, हमें दोनों ही सिचुएशन में मालूम होना चाहिए कि हमें रूल ऑफ 72 कब इस्तेमाल करना है, रूल ऑफ आपका 144, 115 कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमें खुद से मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लाइन दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता आपके क्वेश्चन में, पर आपको कभी भी पूछेगा कि कितने साल में पैसा डबल होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ 72 को ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही एक फॉर्मूला है जो बताता है कि कितने साल में आपका पैसा डबल हुआ। इसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, आपके पास 10 लाख है या 1 करोड़ है, कितना भी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट से। किससे फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। तो रूल ऑफ 72 में हमें क्या करना है कि 72 को डिवाइड करना है किससे? इंटरेस्ट रेट से। तो जो भी वैल्यू मिलेगी उतने साल में आपका पैसा डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना दिया? 6% दिया। तो अब हम क्या करेंगे? 72 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो 72 को आप लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 ईयर, ठीक है। यानी आपका पैसा जो 12 साल में डबल हो जाएगा। जो भी आपने लोन लिया है, आपने 1000 रुपये, मान लीजिए इसको डॉलर में रुपीज पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपये लिया, तो वो 12 साल में उस लोन की वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपये, ठीक है। तो 12 साल में ये डबल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 का आंसर हो गया, ठीक है। तो कितने साल में पैसा डबल होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ रूल ऑफ 72 की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना है? 72 को जो भी इंटरेस्ट दिया ना 6%, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 12। तो 12 साल में आपका पैसा हो जाएगा डबल डबल। मान लीजिए यहाँ पे 1000 होता है, इसके बदले 1 लाख लिखा होता, या इसके बदले 1 करोड़ लिखा होता, तो क्या उससे फर्क पड़ता? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट से मतलब नहीं है, मेन मतलब है इंटरेस्ट रेट से। बस फर्क ये होता कि जैसे 1000 है तो डबल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2000। अगर ये 1 लाख होता तो बन जाता 2 लाख, 1 करोड़ होता तो डबल होकर 2 करोड़ बन जाता। बस इतना फर्क है, अदरवाइज जो ईयर्स है वो सेम रहेंगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। आपने क्या किया? 500 रुपए, ये डॉलर दिया, इसको हम रुपीज में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ यू इन्वेस्टेड 500 इन अ सेविंग बैंक, आपने क्या किया? एक सेविंग बैंक में 500 रुपए जमा किए और आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट पे कर रहा है। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर योर मनी टू ऑलमोस्ट ट्रिपल? यहाँ पे ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 115। अगर ये नहीं भी लिखा होगा, हमें मालूम होना चाहिए कि पैसे को ट्रिपल करने के लिए कौन सा रूल होता है। वो होता है रूल ऑफ 115, ठीक है। ये हमने यहाँ पढ़ा था ना कि ट्रिपल के लिए होता है रूल ऑफ 115, क्वाड्रपल के लिए होता है रूल ऑफ 144। तो इस क्वेश्चन में हम लोग फिर से आ जाते हैं कि हमें बताना है कि हम 500 रुपये जो है बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितने सालों में हमारा जो पैसा है 3 गुना हो जाएगा। तो 500 का 3 गुना कितना होता है? वो होता है $1500, ठीक है। तो कितने साल में जो 500 रुपये है वो $1500 बन जाएंगे। इंटरेस्ट रेट 4% का बैंक दे रहा है। तो अब हम रूल ऑफ 115 को इस्तेमाल करेंगे। तो रूल ऑफ 115 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपका रूल ऑफ 72 है। रूल ऑफ 72 में क्या कर रहे थे? 72 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर रहे थे, है ना। 72 को जो इंटरेस्ट रेट है उससे डिवाइड कर रहे थे। सेम ऐसे यहाँ भी करना है। 115 को आप इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कीजिए। 115 को हम इंटरेस्ट रेट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 115 का इंटरेस्ट रेट कितना है? 4%। इससे उसको डिवाइड कीजिए तो देखेंगे कितना आता है। चलिए हम लोग कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करेंगे। 115 को हम अपने इंटरेस्ट यानी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। 115 इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28.75 ईयर्स, यानी 28.75 ईयर्स में जो आपका पैसा है वो क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आंसर्स क्या दे रखे हैं? 28 एंड 9 मंथ, इस तरह से दिया, ठीक है। तो ये जो आपका 0.5 ईयर्स है इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 28 साल एंड
0.75 ईयर, ठीक है, 0.75 ईयर। 0.75 ईयर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक साल में होता है आपका 12 महीने, है ना, इसको मंथ्स में बताते हैं, जो ईयर है नहीं समझ में आ रहा में, 28 साल तो समझ में आ रहा है, पर 0.75 ईयर क्या है, तो एक साल में कितने होते हैं, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 0.75 ईयर में कितना टाइम होगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 1 मंथ। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, 1 रुपये की अगर दो चीज़ें आ रही है तो 2 रुपये की कितनी आएगी, तो सेम वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि एक साल में होते 12 महीने, ये तो हमें मालूम है एक साल में होते 12 महीने, मतलब हम इस 0.75 ईयर को मंथ्स में कैलकुलेट करने चाह रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक साल में होते 12 महीने, तो 0.75 में होता है 12 इंटू 0.75/1, यही वैल्यू हम कैलकुलेटर में रखेंगे, 12 इंटू 0.75 जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 1, तो ये क्या आ गया 9 मंथ्स। तो हमने जो वैल्यू है उसको 9 मंथ में कैलकुलेट कर लिया, इसलिए आपको यहाँ पे 9 मंथ्स दिख रहा है, 28 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 28 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिंपल से 500 रुपये कितने साल में आपका पैसा जो 500 रुपये वो 3 गुना यानी 1500 हो जाएगा। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक योर मनी टू बिकम ट्रिपल, 3 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 टाइम्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 115 है उसको हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट से, 115 को हम 4 से डिवाइड करेंगे जो कि आपका इंटरेस्ट रेट है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 500, 1000 हो, 1 लाख हो, 10 लाखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट से, यानी इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको इंटरेस्ट से डिवाइड करना है। तो 115 का 4 से डिवाइड करोगे ये आएगा 28.75 ईयर, इतने साल होगा, ठीक है। हम 0.75 जो ईयर है उसको हम मंथ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक साल में होते 12 महीने, 0.75 में हो जाएगा 12 इंटू 0.75/1, ये आ जाएगा 9 मंथ्स। तो आंसर होगा हमारा 28 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, सी इसका करेक्ट आंसर इसमें हो गया। एक और क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, रूल ऑफ 144। रूल ऑफ 144 क्या बताता है कि कितने साल में आपका पैसा क्या है 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर मनी टू बिकम क्वाड्रपल, यानी कितने साल में आपको पैसा 4 गुना हो जाएगा, तो वो कौन बताता है, वो बताता है आपका रूल ऑफ 144। सेम इसी वाले न्यूमेरिकल को ले चलते हैं, मान लीजिए सेम ये न्यूमेरिकल होता 500 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है, और जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो मान लीजिए 4% नहीं, एज्यूम कर लेते हैं कि आपने क्या किया, एक क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया 1000 रुपये इन्वेस्ट किए कहीं पे भी बैंक में रखे मान लीजिए, और मान लीजिए आपने एफडी की 1000 की, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट रेट रख लेते हैं मान लीजिए 12%, तो आपने 1000 रुपये बैंक में एफडी किया और आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 12% पर एनम, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया कि कितने सालों में, हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में आपका जो पैसा है वो हो जाएगा 4 गुना क्वाड्रपल, ठीक है, तो कितने सालों में आपका जो पैसा है वो 4 गुना हो जाएगा, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे रूल ऑफ 144 की हेल्प से। तो रूल ऑफ 144 क्या बोलता है कि जो भी इंटरेस्ट है उसको से डिवाइड कीजिए, तो हम क्या करेंगे 144 को हम लोग किससे 12 से डिवाइड कर देंगे, 144 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 साल, यानी 12 साल में आपको पैसा 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर आपने एफडी की है जिसमें आपको 12% मिल रहा है इंटरेस्ट सालाना, और 1000 रुपये को आप चाहते हो कि कितने साल में 4000 हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो कितने साल बाद होगा, ये होगा आपका 12 साल बाद। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। सो जो 1000 रुपये उसको 4 गुना करने के लिए 4 टाइम्स करने के लिए कितने साल लगेंगे, इसमें लगेंगे 12 साल, जो हमने अपना एग्जाम्पल लिया। तो हर क्वेश्चन आपको क्या करना है, जो इंटरेस्ट रेट है उससे डिवाइड करना है, तो 144 को आप क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, तो 12 साल में आपका जो पैसा है वो हो जाएगा 4 गुना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके साथ ये वाला वीडियो आपका हो गया कंप्लीट, और कुछ और वीडियोस मैं आपको इस वीक में अवेलेबल कराऊंगी जिसमें हम बाकी के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।